हाय एवरीवन, वेलकम टू नवनीत आईएएस एकेडमी। सो हम यहाँ पे जो है क्लास 7 की जो एनसीईआरटी है ज्योग्राफी की, उससे कवर कर रहे हैं। एंड इसके जो है अराउंड हम जो है 3 चैप्टर्स ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। एंड इन अवर प्रीवियस वीडियो वी हैड स्टार्टेड द चैप्टर नंबर 4। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम चैप्टर नंबर 4 को जो है 2 पार्ट्स में जो है कवर करेंगे। तो उसका जो फर्स्ट पार्ट है वो हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, एंड जिसमें हमने जो है एयर के बारे में पढ़ा था। ओके, मीन एयर में जो है डिफरेंट तरह की गैसेस जो होती हैं उसके बारे में पढ़ा था। दैट इज नोन एज ए एटमॉस्फेयर, राइट। एटमॉस्फेयर में जो है कई सारी गैसेस होती हैं, तो उनके कॉम्पोजिशंस के बारे में बात की थी। एंड आफ्टर दैट एटमॉस्फेयर में जो है और भी कई सारी लेयर्स होती हैं, राइट। लेयर्स के बारे में हमने यहाँ पे बात की थी कि क्या स्ट्रक्चर होता है हमारे एटमॉस्फेयर का। तो सबसे पहले हमने जो है ट्रोपोस्फेयर की बात की थी, स्ट्रेटोस्फेयर की बात की थी, मेसोस्फेयर, राइट, आयनोस्फेयर, इन सब के बारे में बात की थी। एंड इनके जो है क्या रेंजेस रहती हैं इन लेयर्स की, उन सब चीज़ों के बारे में हमने यहाँ पे कवर किया था। तो इसी चैप्टर का जो है एक और एस्पेक्ट हम यहाँ पे कवर करेंगे, राइट। तो आज हम यहाँ पे चैप्टर नंबर 4 का पार्ट 2 जो है वो कवर करने वाले हैं, वेदर एंड क्लाइमेट, राइट। तो इसके बारे में भी हम यहाँ पे आज कवर करेंगे कि जो है वेदर एंड क्लाइमेट के बीच में जो है मेन डिफरेंस क्या है। आई थिंक वेदर एंड क्लाइमेट के बारे में आपको जो है क्लास 6 की जो एनसीईआरटी है उसमें भी जो है थोड़ा बहुत मैं समझा चुकी हूँ। इसकी जो डेफिनेशन है, डिफरेंस क्या होता है, उसके बारे में भी हम यहाँ पे कवर कर चुके हैं। ओके, तो इसी चीज को थोड़ा सा हम जो है और एडवांस लेवल पे लेके जाएंगे, राइट। सो दिस इज द टेलीग्राम चैनल लिंक। तो यहाँ पे आपको जो डेली लेक्चर्स की पीडीएफ है, राइट, उसका जो है पीडीएफ जो आपको यहाँ पे मिलेगी इस टेलीग्राम चैनल के ऊपर। एंड द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस की डेली न्यूज आर्टिकल्स टू रीड जो होते हैं उसकी भी इंफॉर्मेशन जो है वो आपको यहीं पे मिलेगी। एंड इसका लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, डायरेक्टली वहां पे जाके आप इसे जो है फॉलो कर सकते हो। ओके, so let's continue with the chapter number 4, that is the air। तो आज हम यहाँ पे बात करेंगे about the weather। ओके, वेदर एंड क्लाइमेट के बारे में बात करेंगे। ज़्यादा बताने की यहाँ पे आई थिंक आपको ज़रूरत नहीं है, पहले ही बता चुकी हूँ कि वेदर क्या होता है एंड क्लाइमेट क्या होता है। तो वेदर जो होता है इट इज़ अ स्टडी, राइट, इट इज़ अ स्टडी ऑफ द एटमॉस्फेरिक कंडीशन, राइट। ये जो कोई एटमॉस्फेरिक कंडीशन होती है किसी पर्टिकुलर एरिया की, राइट, कोई पर्टिकुलर एरिया है उसकी एटमॉस्फेरिक कंडीशन होती है, उसकी स्टडी होती है वेदर, राइट। स्टडी कैसी, जो शॉर्ट टर्म स्टडी होती है, राइट। शॉर्ट टर्म स्टडी जो होती है दैट इज नोन एज अ वेदर। ओके, मीन ये जो हम बोल सकते हैं कि डे टू डे जो वेदर है, डे टू डे हो गया, या फिर मैक्सिमम जो है ये कितना जा सकता है, ये 1 वीक तक जो है ये जा सकता है। ओके, ये जो स्टडी है वो 1 वीक तक हो सकती है। सो दिस इज नोन एज ए शॉर्ट टर्म स्टडी। तो इसमें क्या हो जाता है, वेदर क्या होता है, इट इज दिस आर टू डे कंडीशन होती है पर्टिकुलर एटमॉस्फेयर की। जैसे कि हम बोल सकते हैं कि आज का टेम्परेचर जो है वो कितना है, मीन, या फिर डे टाइम टेम्परेचर जो है कुछ हो सकता है, रात के समय में जो टेम्परेचर है वो कुछ हो सकता है। तो ये भी जो है शॉर्ट टर्म स्टडी हो गई, मीन डे का टेम्परेचर हम बोल सकते हैं, राइट। देन उसके बाद में नाइट का टेम्परेचर आपका यहाँ पे आ गया। तो ये जो है शॉर्ट टर्म स्टडी हो गई, आर टू डे कंडीशन जो है वो यहाँ पे हो सकती है। तो यहाँ जैसे हम बोल सकते हैं कि आज का जो टेम्परेचर है, दैट 2 डेज टेम्परेचर जो है वो अराउंड कितना है, वो है 35 डिग्री है। ओके, 35 डिग्री जो है आज का टेम्परेचर है। तो हो सकता है जो कल का टेम्परेचर है, राइट, वो जो है वो कितना हो जाए, मीन कल का जो वेदर है वो किस तरह का हो जाएगा, वो जो है थोड़ा सा डाउन भी जा सकता है, वो 30 डिग्री हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है रेनी डे हो, राइट। तो इस तरह से ये शॉर्ट टर्म स्टडी होती है ऑफ अ पर्टिकुलर एटमॉस्फेरिक कंडीशन एट अ पर्टिकुलर एरिया, राइट। सो वेदर इज दिस आर टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। जैसे कि जिस दिन गर्मी होती है तो आप काफी ज्यादा इरिटेटेड फील करते हो, तो अगर यहाँ पे प्लीजेंट या फिर ब्रीजी वेदर होता है तो आप काफी चेयरफुल हो जाते हो, एंड इवन आउटिंग का भी प्लान करते हो। एंड वेदर जो है वो डे टू डे ड्रामेटिकली चेंज यहाँ पे होता रहता है। हो सकता है कल का टेम्परेचर जो है 40 डिग्री हो जाए। ओके, तो इस तरह से जो टेम्परेचर है वो यहाँ पे चेंज होता रहता है डे टू डे। तो ये शॉर्ट टर्म स्टडी होती है एटमॉस्फेरिक कंडीशन की। एंड नेक्स्ट क्लाइमेट जो होता है, तो ये होता है द एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ अ प्लेस फॉर ए लॉन्गर पीरियड, मीन जो है ये लॉन्गर टाइम की स्टडी होती है, ये होती है लॉन्ग टर्म स्टडी। ओके,
किसी पर्टिकुलर एरिया के वेदर की लॉन्ग टर्म स्टडी होती है तो ये अप्रोक्सीमेटली 35 ईयर्स तक हम बोल सकते हैं। मिनिमम 35 ईयर्स तक जो है एक पर्टिकुलर एरिया का जो क्लाइमेट है वो एक ही तरह का रहता है, एवरेज क्लाइमेट की अगर हम यहाँ पे बात करें तो। ओके, आई थिंक आपको जो है इसके बीच में तो मेन डिफरेंस जो है वो समझ में आ गया होगा। सो नेक्स्ट अब हम यहाँ पे देखेंगे कि ये जो टेम्परेचर हम बोल सकते हैं यहाँ पे वेदर है या फिर जो क्लाइमेट है, ये जो पर्टिकुलर एरिया का जो वेदर एंड क्लाइमेट होता है इसे कौन कौन सी चीजें जो है, कौन कौन से फैक्टर्स जो है वो यहाँ पे अफेक्ट करते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि आज जो है, आज का जो वेदर है वो किस तरह का है, राइट। तो वेदर हम किस तरह से किन चीजों की स्टडी करते हैं वेदर देखने के लिए, टेम्परेचर जो है, राइट। टेम्परेचर क्या होता है वो हम यहाँ पे देखेंगे, एयर प्रेशर जो होता है, विंड जो होती है, मॉइस्चर जो होती है, तो ये चीजें डिटरमाइन करती हैं किसी पर्टिकुलर एरिया का वेदर एंड क्लाइमेट को। ओके तो ये सारी चीजें अगर हम स्टडी करें, इन चीजों की स्टडी यहाँ पे की जाती है किसी पर्टिकुलर एरिया का वेदर एंड किसी पर्टिकुलर एरिया का जो है क्लाइमेट देखने के लिए। तो ये फैक्टर्स जो है वो अफेक्ट करते हैं किसी पर्टिकुलर एरिया की जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन को, राइट। टेम्परेचर, एयर प्रेशर एंड विंड एंड मॉइस्चर, इसी के बारे में हम यहाँ पे डिटेल में देखेंगे, वन बाय वन हम जो है इन सब चीजों को जो है वो देखेंगे। ओके, जो टेम्परेचर है वो किस तरह का होता है, एयर प्रेशर क्या है, विंड क्या है, मॉइस्चर क्या है, इसके बारे में हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो सबसे पहली चीज जो है जो वेदर या फिर क्लाइमेट को अफेक्ट करती है वो होता है टेम्परेचर। एक्चुअल में टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर जो होती है वो स्टडी होती है किसी पर्टिकुलर एरिया का, जो एक तरह से कितना वहां पे जो है वो हॉट है या फिर कितना वो कोल्ड है, मीन कितनी वहां पे गर्मी है, कितनी वहां पे जो है सर्दी है, उसे हम यहाँ पे टेम्परेचर बोलते हैं। ओके, सो द टेम्परेचर यू फील एवरी डे इज द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर। मीन जो चीज डेली आप फील करते हो कि आज यहाँ पे गर्मी है तो आज का टेम्परेचर जो है वो गर्म है। तो जैसे कि अगर हम कल बोले कल जो है यहाँ पे टेम्परेचर, आज हम थोड़े से जो है यहाँ पे सर्दी है तो वो टेम्परेचर क्या हो गया आपका, कोल्ड हो गया। ओके, सो द डिग्री ऑफ हॉटनेस मीन कितनी यहाँ पे हॉटनेस है, कितनी यहाँ पे कोल्डनेस है, उसकी डिग्री जो होती है okay of the air is known as a temperature. So the degree of hotness and the coldness of the air mean जो हवा है वो कितनी गर्म है कितनी ठंडी है, उसका जो डिग्री होती है that is known as a temperature. okay? तो ये हम यहाँ पे क्या देखते हैं, हम हीट को देखते हैं। ओके, ये किसी पर्टिकुलर टाइम में जो है किसी पर्टिकुलर एरिया के ऊपर जो है कितनी हीट जो है वो अवेलेबल है, राइट। तो that is known as a study of the temperature. सो टेम्परेचर जो होता है एटमॉस्फेयर का, सो इट चेंजेस नॉट ओनली बिटवीन द डे एंड नाइट। तो डे एंड नाइट के बीच में तो ये चेंज होता ही है, जो टेम्परेचर होता है एटमॉस्फेयर का, सीजन टू सीजन भी ये जो है चेंज होता है टेम्परेचर। ओके, समर जो होती है वो ज्यादा हॉटर होती है देन दी विंटर्स, राइट। तो एक इम्पोर्टेंट फैक्टर जो यहाँ पे टेम्परेचर के डिस्ट्रीब्यूशन को प्रभावित करता है वो कौन सा होता है, उसे हम जो है इंसोलेशन बोलते हैं। ओके, मीन कितनी अमाउंट ऑफ हीट जो है वो यहाँ पे अवेलेबल है किसी पर्टिकुलर एरिया पे, दैट इज नोन एज ए टेम्परेचर। ओके, सो जो है ये जो इम्पोर्टेंट फैक्टर जो प्रभावित करता है टेम्परेचर के डिस्ट्रीब्यूशन को, कि हीट यहाँ पे कितनी अवेलेबल है, उसे हम यहाँ पे इंसुलेशन बोलते हैं। इंसुलेशन क्या होती है कि जो सोलर एनर्जी हमारी धरती के ऊपर जो आ रही होती है, मीन जितनी अमाउंट ऑफ हीट जो हमारी धरती के ऊपर पहुंच जाती है, उस हीट को हम क्या बोल देते हैं, दैट इज नोन एज ए इंसुलेशन। सो दिस वन, जैसे कि ये आपका जो है सूर्य है, राइट। तो यहाँ पे ये हो गया आपका लो लैटिट्यूड, ये हो गया आपका हाई लैटिट्यूड। तो ये जो डायरेक्ट यहाँ पे जो किरणें हैं सूर्य की जो पहुंच रही हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ पे डायरेक्ट किरणें पहुंच रही हैं तो यहाँ पे जो है ज्यादा हीट होगी। ओके, तो ये जो है इस एरिया पे ये जो पोल्स हो गए आपके, तो यहाँ पे जो किरणें हैं वो थोड़ी सी तिरछी पहुंच रही हैं, तो यहाँ पे जो हीट है वो कम अमाउंट में पहुंच रही है, राइट। सो ये हो गया मीन कितनी अमाउंट ऑफ हीट जो है वो आपकी धरती पे पहुंच रही है, दैट इज नोन एज ए इंसोलेशन। कुछ अमाउंट ऑफ हीट तो यहाँ पे एटमॉस्फेयर में ऊपर ही रह जाती है एंड उसे धरती जो है वो वापस भी भेज देती है, एंड जितनी अमाउंट ऑफ हीट जो है वो हमारी धरती पे बच जाती है, दैट इज नोन एज ए इंसोलेशन, राइट।
सो ये चीज भी हमारे टेम्परेचर को जो है वो प्रभावित करती है। तो हीट की जो अमाउंट होती है किसी पर्टिकुलर एरिया में, दैट इज नोन एज ए टेम्परेचर। हो सकता है किसी समय में जो हीट है वो कम हो, किसी समय में जो हीट है वो ज्यादा हो, उसी की वजह से यहाँ पे हॉट या फिर कोल्ड वेदर आपका हो सकता है, राइट। तो जैसे कि आपको बता चुकी हूँ कि इक्वेटर पे जो है सूर्य की जो किरणें जो है वो सीधी पड़ रही होती हैं, राइट। सो द अमाउंट ऑफ इंसोलेशन डिक्रीजेस फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड द पोल। तो इक्वेटर पे जो सूर्य की किरणें हैं वो सीधी पड़ती हैं, तो वहां पे जो है ज्यादा हीट जो है वो अवेलेबल होती है, वहां पे जो है ज्यादा इंसुलेशन होती है। एंड अगर हम पोल्स पे चले जाएं तो वहां पे जो सूर्य की किरणें हैं वो तिरछी होती हैं, तो वहां पे क्या होता है कि टेम्परेचर जो है, ये यहाँ पे जो सूर्य की किरणें हैं ये आपका पोल हो गया, ये आपका इक्वेटर होगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट किरणें पड़ रही हैं तो यहाँ पे ज्यादा हीट होगी, एंड यहाँ पे थोड़ी सी तिरछी किरणें पड़ रही हैं तो यहाँ पे पोल्स पे जो है हीट जो है वो कम मात्रा में अवेलेबल होगी। दैट इज वाई पोल्स पे जो है हमेशा ही टेम्परेचर जो है वो कम रहता है, एंड इक्वेटर पे जो है टेम्परेचर है वो ज्यादा रहता है। ओके, सो देयरफॉर द टेम्परेचर डिक्रीजेस इन द सेम मैनर। इसी तरह से जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज होता है, राइट। तो यहाँ पे हीट कम अवेलेबल है, वहां पे टेम्परेचर कम होगा, जहां पे हीट ज्यादा अवेलेबल है वहां पे टेम्परेचर जो है वो ज्यादा होगा। ओके, तो टेम्परेचर की जैसे हम देख सकते हैं कि जो डिग्री है, राइट, वो क्या होता है कि जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है टेम्परेचर को मेजर करने की वो होती है डिग्री सेल्सियस। ओके, वो होती है डिग्री सेल्सियस। हम टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में मापते हैं। तो ये जो नेम है डिग्री सेल्सियस वो किस तरह से पड़ा था? इट वाज इन्वेंटेड बाय द एंड्रस सेल्सियस। तो उन्हीं के नेम से यहाँ पे जो है डिग्री सेल्सियस नेम जो है वो डाल दिया गया था। सो अगर वाटर जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे होगा तो वो क्या हो जाएगा, वो फ्रीज आउट हो जाएगा। अगर 100 डिग्री सेल्सियस पे हो तो वो जो है बॉयल करना स्टार्ट कर देगा। ओके, सो नेक्स्ट फैक्टर जो यहाँ पे किसी पर्टिकुलर एरिया के वेदर को या फिर क्लाइमेट को अफेक्ट करता है वो होता है एयर प्रेशर। पहला हो गया आपका टेम्परेचर कितना है, देन एयर प्रेशर हो गया, राइट। तो जैसे कि आप जानते हो कि आप सपोज यहाँ पे खड़े हो, राइट, तो आप एयर को तो फील करते हो कि एयर जो है वो उसे आप फील कर सकते हो, बट एयर जो होती है, एयर में जो है काफी सारे छोटे मोटे पार्टिकल्स भी होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। तो ऑब्वियसली जो है यहाँ पे कई सारे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, राइट। एयर में जो है कई सारे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं जो कि हमारे सर के ऊपर में, जैसे एयर है हमारे ऊपर, वो जो है हमारे सर के ऊपर जो है प्रेशर डालता है। ओके, उसे हम जो है एयर प्रेशर बोलते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे खड़े हो, सपोज आप यहाँ पे जो है खड़े हो, राइट, तो यहाँ पे जो है एयर आ रही है, तो इसमें जो है कई सारे छोटे छोटे जो है डस्ट पार्टिकल्स होते हैं इस एयर के ऊपर। ये हमारे ऊपर जो है इस तरह से प्रेशर डालते हैं, बट हमें जो है प्रेशर वो ज्यादा फील नहीं होता है, बट एक्चुअल में वो प्रेशर डाल रहे होते हैं। तो ये प्रेशर हमें फील क्यों नहीं होता है एयर का? ओके, इसके बारे में देख लेते हैं। डेट एयर अबव अस प्रेसेस अस विद अ ग्रेट फोर्स ऑन अवर बॉडीज। तो ये जो एयर जो कि हमारे ऊपर होती है वो हमें प्रेस करती है, काफी फोर्स डालती है हमारी बॉडीज के ऊपर। हाउएवर वी डोंट इवन फील इट, बट हम इस प्रेशर को फील नहीं करते हैं। ऐसा क्यों? This is because the air presses us from all the directions and our body exerts a counter pressure. हमारी जो बॉडी है उसके अंदर भी जो है एक प्रेशर होता है जो कि बाहर की तरफ जो है प्रेशर डाल रहा होता है। तो इस तरह से एक बैलेंस यहाँ पे पड़ा जो है बनता रहता है। मीन एयर भी हमारे ऊपर, हमारी बॉडी के ऊपर प्रेशर डाल रही होती है, एंड हमारी जो बॉडी है वो बाहर की तरफ जो है प्रेशर डाल रही होती है। तो इस तरह से जो है जो बॉडी है वो काउंटर प्रेशर डालती है, मीन बाहर की तरफ प्रेशर डालती है। दैट इज वाई हमें जो है ये एयर का जो प्रेशर होता है वो फील नहीं होता है। ओके, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर भी जो है प्रेशर होता है, वो बाहर की तरफ प्रेशर आ रहा होता है। ओके, so air pressure is defined as the pressure exerted by the weight of the air on the earth surface. तो air pressure क्या होता है कि एयर की वेट की वजह से जो है अर्थ की सरफेस के ऊपर कितना प्रेशर यहाँ पे पड़ रहा है, दैट इज नोन एज ए एयर प्रेशर। ओके, अर्थ की सरफेस के ऊपर जो है एयर की वेट की वजह से कितना प्रेशर पड़ रहा है, दैट इज नोन एज ए एयर प्रेशर। सो जैसे ही अगर हम एटमॉस्फेयर की जो लेयर्स के ऊपर जाएं, ओके, अगर हम यहाँ पे जैसे ट्रोपोस्फेयर के ऊपर प्रेशर तो आपको जो है ज्यादा होता है। अगर हम यहाँ पे स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर चले जाएं, जो सेकंड लेयर होती है, वहां पे चले जाएं, तो ये जो प्रेशर होता है एयर का वो जो है रैपिडली डाउन चला जाता है।
राइट। सो द एयर प्रेशर जो होता है वो सी लेवल पे सबसे ज्यादा होता है, एंड जैसे ही हम जो है ऊपर जाएं तो ये जो है कम होता जाता है, राइट। हाइट के साथ साथ जो है जो प्रेशर होता है, एयर प्रेशर जो होता है वो कम होता जाता है। ओके, सरफेस पे जो है हमारी जो सरफेस है, या फिर हम बोल सकें सी लेवल जो होता है, इस सी लेवल पे आपको जो है हमेशा ही ज्यादा प्रेशर देखने को मिलेगा, राइट। तो हॉरिजॉन्टली अगर बात करें, ये तो हो गया वर्टिकली, अगर हम यहाँ पे ऊपर की तरफ जाएं, ओके, क्योंकि ऊपर की तरफ अगर हम यहाँ पे जाएं, हाइट इंक्रीज होती जाती है तो एयर प्रेशर जो है वो कम होता जाता है। अगर हम इस तरह से बात करें हॉरिजॉन्टली, इस तरह से अगर बात करें तो डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है एयर प्रेशर का वो किस तरह से प्रभावित होता है कि पर्टिकुलर एरिया में टेम्परेचर किस तरह का है। ओके, अगर हॉरिजॉन्टली हम देखें, हमारी सरफेस के ऊपर अगर हम यहाँ पे देखें, हमारी धरती के ऊपर देखें, तो किसी पर्टिकुलर एरिया का जो एयर प्रेशर कितना वहां पे अवेलेबल है वो किस चीज के ऊपर डिपेंड रहता है, वो जो है टेम्परेचर के ऊपर जो है वो डिपेंड रहता है। मीन कितना टेम्परेचर है उसी के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे एयर प्रेशर होगा, अगर हम धरती की ही बात करें, हमारे सरफेस की बात करें तो। ओके, सो इन एरियाज यहाँ पे जो टेम्परेचर है, सपोज आप जिस एरिया में रह रहे हो वहां पे टेम्परेचर ज्यादा है, तो जो एयर है वो क्या हो जाती है, वो गर्म हो जाती है, एंड जो है वो राइज हो जाती है, ऊपर की तरफ जानी जो है वो स्टार्ट हो जाती है। एयर जो है वो जो है हीट अप हो जाती है। सरफेस जो होती है, सपोज धरती के सरफेस है यहाँ पे, ये गर्म है, ओके। एयर इसके साथ जब लगेगी तो वो भी गर्म हो जाएगी, तो जब एयर गर्म हो जाती है तो वो जो है हीट अप हो जाती है, तो वो जो है राइज होना स्टार्ट हो जाती है, ऊपर की तरफ जो है वो जाना स्टार्ट हो जाती है। ओके, जिसकी वजह से यहाँ पे धरती पे लो प्रेशर एरिया जो है वो बन जाता है। यहाँ पे धरती पे जो लो प्रेशर हो जाता है क्योंकि जो एयर है वो ऊपर चली गई है। ओके, वहां पे जाके वो क्या बना देगी, वो बादल बना देगी, राइट। सो जो लो प्रेशर जो होता है इट इज एसोसिएटेड विद द क्लाउडी स्काईज एंड वेट वेदर। तो जब कभी भी आपके सरफेस के ऊपर, आपकी धरती पे यहाँ पे लो प्रेशर होता है तो आपको जो है स्काई पे जो है क्लाउड्स देखने को मिलेंगे, वेट वेदर जो है वो देखने को मिलेगा। ओके, सो इन एरियाज अगर जो है लो टेम्परेचर है, किसी एरिया में अगर टेम्परेचर जो है वो लो है तो वहां पे जो एयर है वो ठंडी रहती है, दैट इज वाई जो एयर है वो हैवी रहती है। ओके, एंड हैवी एयर जो है वो सिंक डाउन हो जाती है, एंड वहां पे जो है हाई प्रेशर एरिया बन जाता है। ओके, सो हाई प्रेशर इज एसोसिएटेड विद द क्लियर एंड सनी स्काई। सो अगर जो है आपकी सरफेस पे जो प्रेशर वो हाई है एंड टेम्परेचर लो है तो वहां पे जो है आपका जो स्काई है वो सनी रहेगा, क्लियर रहेगा, वहां पे बादल नहीं होंगे। एंड अगर यहाँ पे आपके सरफेस पे, आपकी धरती पे टेम्परेचर ज्यादा है एंड लो प्रेशर है तो वहां पे आपको जो है बादल देखने को मिलेंगे, राइट। तो ये चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है कि अगर किसी पर्टिकुलर एरिया का जो टेम्परेचर है, राइट, वो ज्यादा है तो वहां पे जो एयर का प्रेशर है वो जो है डाउन जाएगा, वहां पे क्या होता है, वहां पे लो प्रेशर होता है। एंड अगर टेम्परेचर जो है किसी पर्टिकुलर एरिया का वो जो है कम है, डाउन है, तो वहां पे जो है एयर प्रेशर हमेशा ही हाई रहता है। ओके, तो ये चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है। सो द एयर ऑलवेज मूव फ्रॉम द हाई प्रेशर एरिया टू द लो प्रेशर। तो एयर जो हमेशा है वो किस तरफ बहती है, उसकी दिशा क्या रहती है, वो हाई प्रेशर से हमेशा ही लो प्रेशर एरिया की तरफ जो है वो मूव करती है। ओके, सपोज यहाँ पे ये आपकी सरफेस है धरती की, तो इस एरिया में जो आपका प्रेशर है वो हाई है एंड इस तरफ जो है लो है, तो जो एयर की दिशा है वो इस तरफ ही रहेगी। ओके, वो जो है हमेशा हाई टू लो प्रेशर एरिया में ही बहती है। ओके, तो ये भी जो है किसी पर्टिकुलर एरिया के वेदर को अफेक्ट करता है, जो एयर प्रेशर भी है, राइट। सो जैसे कि आपने यहाँ पे देखा है कि ऑन द मून दैट यहाँ पे कोई भी एयर नहीं होती है, दैट देयर इज नो एयर, एंड इसी की वजह से यहाँ पे कोई एयर प्रेशर नहीं होता है। एंड एस्ट्रोनॉट्स जो होते हैं दे हैव टू वेयर स्पेशल प्रोटेक्टिव स्पेस सूट्स फिल्ड विद द एयर व्हेन दे गो टू द मून। क्यों, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा है कि अगर जैसे कि एयर हमें जो है प्रेस करती है ऊपर की तरफ से, हमारी धरती के ऊपर की बात करें, हम यहाँ पे धरती की बात करें तो यहाँ पे एयर प्रेशर रहता है जो कि हमें प्रेस करती है, एंड हमारी बॉडी के अंदर भी प्रेशर होता है जो कि बाहर की तरफ प्रेस करता है, जिसकी वजह से एक बैलेंस जो है वो बना रहता है।
हाउएवर अगर हम यहाँ पे मून पे जाएं तो वहां पे जो है एयर प्रेशर बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है, वहां पे जो है जीरो है, एयर प्रेशर बिल्कुल भी नहीं है। बट हमारी बॉडी के अंदर तो प्रेशर है ना, राइट। तो क्या होता है कि अगर जो है यहाँ पे एयर प्रेशर नहीं है तो हमारी बॉडी का जो प्रेशर है, राइट, वो बढ़ता जाएगा। ओके, तो हमारी जो है अंदर की जो नसें हैं वो फूलती जाएंगी एंड इसी तरह से हम जो है ब्लीड करना, हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं वो बस्ट हो जाएंगी। प्रेशर की वजह से, हमारी बॉडी के प्रेशर की वजह से जो ब्लड वेसल्स हैं वो बस्ट हो जाती हैं, तो हम यहाँ पे ब्लीड करना स्टार्ट कर सकते हैं। इसी की वजह से जब कभी भी एस्ट्रोनॉट्स जो है वो ऊपर जाते हैं तो वो एक स्पेशल प्रोटेक्टिव स्पेस सूट जो होता है जिसमें हवा जो है वो भरी होती है वो पहन के जाते हैं कि वो जो है ब्लीड ना करें, एक बैलेंस जो होता है वो यहाँ पे बना रहे। ओके, सो नेक्स्ट फैक्टर जो यहाँ पे अफेक्ट करता है वो होता है हवा। ओके, जो विंड होती है, तो वो पहले ही आपको बता चुकी कि जो विंड है वो किस दिशा में जो है वो फ्लो करती है, वो हमेशा ही हाई प्रेशर टू जो है वो लो प्रेशर की तरफ जो है वो ब्लो करती है। ओके, सो द मूवमेंट ऑफ द एयर फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू द लो प्रेशर एरिया, एयर की जो मूवमेंट होती है फ्रॉम द हाई प्रेशर टू द लो प्रेशर एरिया, उसे हम क्या बोल देते हैं, उसे हम विंड बोल देते हैं। ओके, जब वो बह रही होती है एयर, उसे हम विंड बोल देते हैं। ओके, सो यू कैन सी विंड एट वर्क एज इट ब्लो ड्राई लीव्स डाउन द पेमेंट और अपरूट्स द ट्री ड्यूरिंग अ स्टॉर्म। तो जब कभी हवा ज्यादा यहाँ पे बहती है तो वो ट्रीज को भी उखाड़ देती है, तो उसे हम स्टॉर्म बोल देते हैं जब उसकी जो है गति ज्यादा होती है। ओके, एंड जब कभी जो विंड है वो जेंटली ब्लो करती है तो अपने साथ हल्के फुल्के जो फाइन डस्ट होती है वो लेके आती है, राइट। तो कई बार तो विंड इतनी स्ट्रांग होती है कि हम जो है उसके अगेंस्ट चल भी नहीं सकते हैं, राइट। तो विंड के बारे में तो हम पहले ही देख चुके हैं कि वो किस दिशा में बहती है, हमेशा हाई टू लो प्रेशर एरिया में वो बहती है, राइट। तो ये भी एक फैक्टर जो हमारे क्लाइमेट को अफेक्ट करता है। सो विंड जो होती है वो विंड इज नेम्ड आफ्टर द डायरेक्शन फ्रॉम विच इट ब्लोस, मीन जो है विंड का जो नेम है वो किस तरह से रखा जाता है, जिस दिशा में वो बहती है, राइट, उसकी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ही उसका जो नेम है वो यहाँ पे रखा जाता है। अगर वो वेस्ट की तरफ बहती है तो उस विंड को क्या बोला जाता है, उसे जो है वेस्टर्ली विंड बोला जाता है। अगर वो ईस्ट की तरफ बहती है तो उसे जो है ईस्टर्ली विंड बोला जाता है, राइट। सो अब जो है विंड्स की भी जो है कई टाइप्स होती हैं, क्योंकि किसी पर्टिकुलर एरिया पे जो कुछ ऐसी विंड्स होती हैं जो कि परमानेंट होती है, जो बहती ही रहती हैं, हल्की हल्की विंड जो है वो बहती ही रहती है, उसमें आ जाती है। सबसे पहले आती है आपकी परमानेंट विंड्स, राइट। जो ट्रेड विंड्स होती हैं, वेस्टर्लीज होगी, ईस्टर्लीज होगी, ये जो होती है ये परमानेंट विंड होती हैं। तो ये किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो है थ्रू आउट द ईयर ये बहती रहती हैं। वेस्टर्लीज जो कि वेस्ट की तरफ बहती हैं एंड ईस्टली जो कि ईस्ट की तरफ बहती हैं। तो ये जो है एक तरह से परमानेंट विंड्स होती हैं, ये थ्रू आउट द ईयर जो है वो बहती रहती है, हल्की हल्की जो विंड है वो बहती ही रहती है। तो दीज आर दी परमानेंट विंड्स। कुछ होती हैं यहाँ पे सीजनल, किसी पर्टिकुलर सीजन में ही जो विंड्स बहती हैं। ओके, सो ये जो विंड्स हैं वो किसी पर्टिकुलर सीजन में जो है अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेती हैं, जैसे कि आपके जो है मॉनसूनल विंड होगी, साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स के बारे में भी हमने पढ़ा था अपनी क्लास 6 के में, आई थिंक या फिर क्लास 7 के जो फर्स्ट चैप्टर्स हैं उसमें हमने पढ़ा था। जैसे कि साउथ वेस्ट मॉनसून हो गया, राइट। तो साउथ वेस्ट मॉनसून जो है उसकी डायरेक्शन क्या रहती है, जैसे कि यहाँ पे आपका साउथ हो गया, यहाँ पे आप वेस्ट हो गया, ईस्ट हो गया, नॉर्थ हो गया, तो वो साउथ वेस्ट मॉनसून मीन यहाँ से जो है वो बह रही है हमारी कंट्री की तरफ, राइट। तो ये उसकी दिशा रहती है इस तरह से, राइट। तो ये होती है अपनी डायरेक्शंस को ये चेंज करती रहती है। जैसे ये मॉनसून में ये साउथ वेस्ट मॉनसून जो है वो यहाँ पे आता है, तो ये किसी पर्टिकुलर सीजन में ही बहती है, ये सीजनल विंड्स होती हैं, ये परमानेंट नहीं होती हैं। कुछ यहाँ पे लोकल विंड्स होती हैं जो कि किसी पर्टिकुलर एरिया, किसी पर्टिकुलर जगह पे ही जो है वो बहती हैं। ओके, सो दीज ब्लोज ओनली ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ द डे और द ईयर इन अ स्मॉल एरिया, एक छोटे से एरिया में जो है वो बहती रहती है, वो लोकल होती हैं। तो फॉर एग्जाम्पल लैंड या फिर सी ब्रीज जो होती हैं, या कि जैसे कि सी के ऊपर जो विंड्स वो बहती रहती हैं, या फिर लैंड के ऊपर ही जो विंड्स यहाँ पे बहती हैं। जो लैंड वाली विंड्स हैं वो यहाँ पे सी के ऊपर नहीं जाएंगी, सी वाली जो विंड्स है वो यहाँ पे लैंड के ऊपर नहीं आएंगी, तो ये लोकल होती हैं। ओके, या फिर हम बोल सकते हैं जैसे लू होती है, नॉर्थ इंडिया में जो है
जो लू है वो यहाँ पे बहती है वो ओनली नॉर्थ इंडिया में ही बहती है, कोई छोटे से एरिया में ये बहती है। ये जो लू है वो किसी और एरिया में नहीं बहती है, ये जो विंड्स होती हैं, राइट। गर्मियों में लू बहती है ना, काफी गर्म हवा जो होती है वो ओनली नॉर्थ इंडिया में ही बहती है, वो किसी और एरिया में नहीं बहती है, राइट। सो नेक्स्ट है यहाँ पे मॉइस्चर, ओके। जो नेक्स्ट चीज यहाँ पे क्लाइमेट को या फिर वेदर को अफेक्ट करती है वो होता है मॉइस्चर। तो मॉइस्चर किस तरह से बनता है, जैसे कि हम बोल सकते हैं when water evaporates from the land and different water bodies it become water vapor। जब हमारे लैंड से जो वाटर है वो इवेपोरेट हो जाएगा, जब हमारी धरती जो है वो गर्म हो जाती है तो जो पानी है वो जो क्या होता है वो इवेपोरेट हो जाता है, वो भाप बन के ऊपर की तरफ चला जाता है, ओके। तो ये वाटर वेपर बन जाता है, राइट। सो एयर में मॉइस्चर जो होता है एट एनी टाइम उसे हम ह्यूमिडिटी भी बोलते हैं, कि जब एयर में ज्यादा मॉइस्चर होता है दैट इज नोन एज ए ह्यूमिडिटी, ओके। तो जब एयर जो होती है वो वाटर वेपर से फुल होती है, जिस दिन ज्यादा वहां पे आपको वाटर वेपर एयर में देखने को मिलेगा, ज्यादा पानी आपको देखने को मिलेगा, उस दिन जो है यहाँ पे ह्यूमिड डे होता है, राइट। सो ये जो रेनफॉल यहाँ पे होती है इसके बारे में तो आई थिंक आपको पता ही होगा कि रेनफॉल किस तरह से होती है, किस तरह से वाटर वेपर होता है, ओके। सो एज द एयर गेट्स वार्मर, जब एयर जो है वो वार्म हो जाती है, सो इट्स कैपेसिटी टू होल्ड द वाटर वेपर इंक्रीजेस। तो इसकी जो कैपेसिटी होती है वाटर वेपर को होल्ड करने की वो इंक्रीज हो जाती है। सो इट बिकम्स मोर एंड मोर ह्यूमिड, तो ये और भी ज्यादा ह्यूमिड होती जाती है, ओके। जिस दिन ह्यूमिड डे होता है उस दिन क्लोथ्स जो होते हैं वो जल्दी जल्दी सूखते नहीं हैं, आपकी बॉडी सारा दिन पसीने से भरी रहती है, ओके। तो काफी अनकंफर्टेबल आपको यहाँ पे फील होता है उस दिन जो है। हम यहाँ पे जिस दिन एयर में ज्यादा मॉइस्चर होता है वो ह्यूमिड डे होता है, ओके। तो अब ये जो वाटर वेपर है, जब इसमें जो है काफी सारा पानी है, इसमें काफी सारा मॉइस्चर जो है वो आ चुका है इस एयर में, तो ये वाटर वेपर जो है ये राइज होना स्टार्ट हो जाएगा, ओके। ये राइज होना जब स्टार्ट हो जाता है तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, ये कूल हो जाता है, ओके। इट स्टार्ट्स कूलिंग एंड द वाटर वेपर जब कंडेंस हो जाता है कॉजिंग द फॉर्मेशन ऑफ अ ड्रॉपलेट्स ऑफ द वाटर। जब ये वाटर वेपर कंडेंस हो जाता है, कूल हो जाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि ये एक तरह से छोटे छोटे जो वाटर की ड्रॉपलेट्स बननी स्टार्ट हो जाती हैं, इसी ड्रॉपलेट से यहाँ पे क्लाउड्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं, ओके। सो जब ये ड्रॉपलेट्स जो होती हैं वाटर की काफी ज्यादा हैवी हो जाती हैं कि ये हवा में बह नहीं सकती हैं, तो ये जो है नीचे आ जाती हैं बारिश की फॉर्म में, जिसे हम जो है प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। आई थिंक आपको जो है रेनफॉल के पैटर्न के बारे में पता ही है, जब धरती की सतह जो है वहां पे एयर होती है उसमें मॉइस्चर ज्यादा आ जाता है गर्मी की वजह से, तो ये जो है ऊपर उठना स्टार्ट हो जाती हैं, ओके। जब ऊपर जाएंगी वहां पे जाके ये कंडेंस हो जाती हैं, राइट। कंडेंस होने की वजह से जो है वाटर ड्रॉपलेट्स बन जाती हैं। जब एयर में जो है ये वाटर ड्रॉपलेट्स ज्यादा हैवी हो जाती हैं, ये बह नहीं सकती हैं एयर में, तो ये क्या करती हैं, वो ये जो है नीचे गिरना स्टार्ट हो जाती हैं रेन की फॉर्म में, प्रेसिपिटेशन की फॉर्म में, ओके। सो प्रेसिपिटेशन दैट कम्स डाउन टू द अर्थ इन लिक्विड फॉर्म, इसे हम जो है रेन भी बोलते हैं। जो प्रेसिपिटेशन यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में धरती पे आता है उसे रेन बोलते हैं। एंड जो ग्राउंड वाटर है वो रेन वाटर की वजह से यहाँ पे बनता है। एंड प्लांट्स जो है वो हमें हेल्प करते हैं इस वाटर को प्रिजर्व करने में। तो जब कभी भी हम जो है इन ट्रीज को काटते हैं तो उसकी वजह से यहाँ पे जो है रेन वाटर को हम प्रिजर्व नहीं कर सकते हैं, ओके। सो ऑन द बेसिस ऑफ द मैकेनिज्म, अगर हम बात करें रेनफॉल की टाइप्स की, तो रेनफॉल की जो टाइप्स होती हैं वो भी यहाँ पे जो है 3 तरह की होती हैं। पहली होती है कन्वेक्शनल, दूसरी है ओरोग्राफिक एंड तीसरी होती है साइक्लोनिक रेनफॉल, ओके। तो इसके बारे में जो है ज्यादा इस एनसीईआरटी बुक में, क्लास 7 की एनसीईआरटी बुक में जो है ज्यादा नहीं बताया हुआ है। इसके बारे में हम जो है आगे आने वाली जो एनसीईआरटीज है उसमें कवर करेंगे। जो डिटेल्ड वे में जो है बताया हुआ है वो आगे वाली एनसीईआरटीज में बताया हुआ है। तो अभी इसमें थोड़ा सा आपका बेस क्लियर करने की ही कोशिश की हुई है इन्होंने, राइट। तो 3 तरह की रेनफॉल होती है, कन्वेक्शनल, ओरोग्राफिक होती है, साइक्लोनिक होती है। थोड़ा बहुत इसके बारे में देख ही लेते हैं हम यहाँ पे। जैसे कि साइक्लोनिक हो गई, जब यहाँ पे कोल्ड एंड वार्म एयर जो है वो मीट हो जाती है, ओके। तो जो कोल्ड एयर है वो भी वार्म बन जाती है, ओके। जिसकी वजह से क्या होता है यहाँ पे
बारिश होती है। जब कोल्ड एयर एंड वार्म एयर जब मीट हो जाती है, मिलती है जिस जगह पे, तो वहां पे बादल बन जाते हैं, तो उसकी वजह से यहाँ पे जो है बारिश होती है। दैट इज नोन एज ए साइक्लोनिक रेनफॉल। एंड देन उसके बाद में ओरोग्राफिक हो गई, इसे हम जो है रिलीफ भी बोलते हैं। ये जो है रिलीफ रेनफॉल भी होती है जब ये जो है यहाँ पे एयर है जो ऊपर चढ़ती रहती है। ओके, जब ये जो मॉइस्चर है या फिर जो एयर है मॉइस्चर वाली जब ऊपर चढ़ती है यहाँ पे माउंटेन की रिलीफ पे जब पहुंच जाती है, तो वहां पे क्या हो जाता है, वहां पे जो है ये जब बादल बन जाते हैं, तो जिस एरिया पे बादल बनते हैं वहां पे जो है रेनफॉल होती है। सो दिस इज ए ओरोग्राफिक रेनफॉल। जब यहाँ पे ये रिलीफ पे पहुंच के, माउंटेन की रिलीफ पे पहुंच के जब बारिश होती है, दैट इज नोन एज ए ओरोग्राफिक रेनफॉल। ओके, देन आगे आपका कन्वेक्शनल। कन्वेक्शनल में जो है सिंपल है, यहाँ पे जब आपका नीचे से जिस तरह से बारिश होती है, ओके, जैसे आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि प्रेसिपिटेशन किस तरह से यहाँ पे बनती है, तो सिंपल रेनफॉल होगी जब यहाँ पे जो वार्म एयर है ऊपर जाके ठंडी हो जाती है, तो वहां पे क्लाउड्स बन जाते हैं, देन उसके बाद में जो है वो बारिश होती है। ओके, तो इस तरह से जो है 3 टाइप ऑफ रेनफॉल है, कन्वेक्शनल है, ओरोग्राफिक है एंड साइक्लोनिक रेनफॉल है। तो डिटेल वे में हम जो है इसके बारे में अपनी जो नेक्स्ट आने वाली बुक्स हैं एनसीईआरटीज की, उसमें कवर करेंगे। जस्ट यहाँ पे जो है 3 टाइप्स आपको बताने की कोशिश की हुई है, आपके जो बेस है वो यहाँ पे क्लियर करने की इन्होंने कोशिश की हुई है। तो अभी तक जो है इसमें हमने ये चीज देखी है कि कौन कौन से जो फैक्टर्स है वो यहाँ पे अफेक्ट करते हैं आपके क्लाइमेट एंड वेदर को। तो एक हो गया यहाँ पे आपका मॉइस्चर, ओके, जिसकी वजह से यहाँ पे रेनफॉल होती है। एंड देन उसके बाद में जो है आपका विंड हो गया, राइट, एंड देन आपका जो है यहाँ पे एयर प्रेशर हो गया, राइट, एयर प्रेशर के बाद में आपका जो है टेम्परेचर हो गया। ओके, तो ये कुछ चीजें हैं, ये कुछ फैक्टर्स है जो कि आपके वेदर एंड क्लाइमेट को जो है अफेक्ट करते हैं, राइट। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर नंबर 4 ऑल्सो, दैट इज द एयर, एंड इसे हमने जो है 2 पार्ट्स में कंप्लीट किया है। एंड इन अवर नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट द चैप्टर नंबर 5 एंड कुछ और इम्पॉर्टेंट चीजें जो है वो हम यहाँ पे कवर करेंगे, कुछ और बेसिक्स जो है हमारे, जो फाउंडेशन हमारे बनाएंगे उसे हम यहाँ पे कवर करेंगे। हाउएवर इन सब चीजों को, जो भी चैप्टर्स यहाँ पे, जो भी चीजें हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, इसको हम जो है डिटेल वे में आगे आने वाली बुक्स में भी कवर करेंगे। ओके, सो अगर आपको मेरा कोर्स पसंद आया तो इसे शेयर करना ना भूलें, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन so that you can get the notification whenever I upload a new video. Thank you so much. Have a nice day. Bye bye.